उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, जब उत्तर वैदिक काल का अंत हुआ 600 ईसा पूर्व के आसपास, इस समय 600 ईसा पूर्व में देखते हैं बड़े बड़े राज्य का आविर्भाव होता है जिसे हम महाजनपद कहते हैं। तो 600 ईसा पूर्व में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिससे इस काल में जनपद, जो उत्तर वैदिक काल में जनपद था और ऋग वैदिक काल में जन था, वो वैदिक काल के पश्चात अर्थात 600 ईसा पूर्व में हम देखते हैं वो महाजनपद बन जाता, मतलब और भी विस्तृत राज्य, विशाल राज्य अस्तित्व में आता है। तो ऐसा क्या हुआ? तो देखो, महाजनपद है ना, महाजनपद काल है ना, महाजनपद काल, इनको समझना है हमें कि ये किस तरह से, हमें याद नहीं करना, हमें समझना है कि क्यों आया ये महाजनपद और कहाँ ये अवस्थित था। देखेंगे महाजनपद काल के बारे में हमारे पास क्या स्रोत है। इस काल के बारे में, महाजनपद काल माना जाता है कि लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व को हम लोग महाजनपद काल कहते हैं। इसी काल में बड़े बड़े महाजनपद बने और वो बड़े महाजनपद फिर एक साम्राज्य का भी रूप लिया, इसी समय हम देखते हैं। तो महाजनपद काल से संबंधित क्या स्रोत है हमारे पास? तो इस काल के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत क्या हैं? तो मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिस मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिस मृदभांड, NBPW संस्कृति, पहला महत्वपूर्ण स्रोत। हमने देखा उत्तर वैदिक काल में किस तरह के मृदभांड संस्कृति था, चित्रित धूसर मृदभांड, PGW संस्कृति। और इस काल में वैदिक काल के पश्चात एक नए मृदभांड संस्कृति हम देखते हैं जिसे कहा गया उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW संस्कृति। ये चित्रित धूसर मृदभांड से भी और भी परिष्कृत संस्कृति को इंगित करता है। और इस तरह के मृदभांड हमें कहां से प्राप्त हुआ है? उन्हीं महाजनपदों से, जिसके बारे में अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरा, इस काल के साहित्य से भी हमें महाजनपद काल के बारे में पता चलता है, जैसे ब्राह्मण साहित्य, धार्मिक साहित्य है अधिकतर, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध धर्म के साहित्य और जैन धर्म के साहित्य, जैन धर्म के साहित्य, जैन धर्म के साहित्य। इसके अलावा कुछ जानकारी हमें ईरानी और यूनानी स्रोतों से भी पता चलता है इस काल के बारे में। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या है इस काल के बारे में जानकारी से संबंधित? तो मृदभांड, NBPW मृदभांड, और साहित्यिक साक्ष्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध धर्म के साहित्य और जैन धर्म के साहित्य, साथ में कुछ जानकारी हमें ईरानी और यूनानी स्रोतों से भी पता चलता है। जैसे 16 महाजनपद है ना, इस काल में 16 बड़े महाजनपद हुए, हम जानते हैं 16 महाजनपद। तो ये 16 महाजनपद, इनके बारे में कहां से? तो इनके बारे में बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, अंगतुर निकाय, और जैन धर्म का साहित्य है भगवती सूत्र, ये बौद्ध धर्म के साहित्य हैं और ये जैन धर्म के साहित्य। इन दोनों से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। यद्यपि इन दोनों में 16 महाजनपदों के नामों में कुछ अंतर है, बौद्ध साहित्य में कुछ और नाम मिलता है, जैन साहित्य में कुछ और नाम मिलता है कुछ महाजनपदों के, लेकिन 16 ही मिलता है दोनों में 16 महाजनपद के बारे में चर्चा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस काल में महाजनपद मतलब बड़े बड़े राज्य का आविर्भाव हुआ। उत्तर वैदिक काल में जनपद, इस काल में महाजनपद। तो ऐसा क्या हुआ इस काल में जो बड़े महाजनपद क्यों हुआ ये परिवर्तन? तो देखिए क्यों हुआ, तो वही उत्पादन में, जैसे हमने देखा ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का आधार क्या था? उत्पादन। ऋग वैदिक काल में पशुपालन मुख्य आजीविका का साधन था, तो उत्तर वैदिक काल में कृषि आजीविका का मुख्य साधन हुआ। इस काल में कृषि में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। इस काल को एक तरह से हम कृषि क्रांति का काल कहते हैं। कृषि क्षेत्र में क्रांति हुई, मतलब कृषि में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, कृषि के उत्पादन में, कृषि क्षेत्र में। क्यों हुआ ये आमूलचूल परिवर्तन? जैसे उत्तर वैदिक काल में तो उपजाऊ भूमि मिली, दोआब क्षेत्र, लेकिन वो इतना ज्यादा उत्पादन नहीं हुआ जितना इस समय उत्पादन हुआ। ऐसा क्यों? तो देखो, इसके पीछे दो मुख्य वजह थी। पहला कि इसी काल में, मतलब लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, लोहे का प्रयोग कृषि क्षेत्र में बड़े स्तर पर किया जाने लगा। इसी काल में मुख्य रूप से देखा जाए तो यहीं से शुरू होता है लोहे के औजार, जबकि इससे पहले
इससे पहले कृषि संबंधी औजार है, लेकिन वो लकड़ी के हैं, हल फाल जो भी हैं वो लकड़ी के हैं उत्तर वैदिक काल में। तो लकड़ी के हल से गहरी जुताई नहीं हो सकती जितनी गहरी जुताई लोहे के हल और फाल से हो सकता है। वो इसी काल में अर्थात 600 ईसा पूर्व के आसपास ही हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, इस तरह के मृदभांड के साथ हमें लोहे के कृषि औजार के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात इसी काल में लोहे का प्रयोग कृषि क्षेत्र में, अर्थात गहरी जुताई से उत्तम अच्छे फसल। दूसरा कारण था कृषि में क्रांति होने का, रोपण तकनीक का इस्तेमाल। इसी काल में पहली बार कृषि क्षेत्र में रोपण तकनीक का इस्तेमाल किया गया। रोपण तकनीक से फायदा यह हुआ कि अब बीज के लिए, फसल में जो बोने के लिए जो बीज चाहिए उसके लिए अब आपको कम मात्रा में ही सुरक्षित रखना पड़ता है, बाकी सबका आप उपभोग कर सकते हो। पहले उत्तर वैदिक काल में क्या था कि जितना क्षेत्र में आपको बोना है अनाज, कृषि फसल बोना है, उतना अनाज रखना पड़ता था। अब अनाज कम रखेंगे तो भी आप बड़े क्षेत्र पर कृषि कर सकते हैं। ये रोपण तकनीक से संभव हुआ। आज भी हमारे यहाँ रोपण तकनीक से ही कृषि होती है। तो ये दो परिवर्तन कृषि क्षेत्र में एक क्रांति ला दिया। ठीक है, इन दोनों की वजह से अब जो है कृषि अधिशेष मतलब फसल का अतिरिक्त उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा। ऐसा उत्तर वैदिक काल में भी अधिशेष था, लेकिन वह अधिशेष इतना नहीं था क्योंकि उस समय यह परिवर्तन नहीं हुआ था या प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन इस समय अधिशेष बहुत ज्यादा हुआ और अधिशेष बच भी रहा था क्योंकि इस समय वैदिक कर्मकांडों का लोग अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उनके पास जो किसान थे, जो उत्पादक वर्ग थे, उनके पास सारा अधिशेष बच रहा था। केवल अब कर के रूप में राजा अधिशेष में से कुछ हिस्सा ले रहे, बाकी अधिशेष वो उत्पादक वर्ग के पास है। इससे क्या होगा, इस काल ज्यादा अधिशेष बच गया तो क्या होगा, फिर उस अधिशेष को व्यापार करेंगे, व्यापार वाणिज्य शुरू होगा। इस काल में व्यापार वाणिज्य शुरू होगा। क्यों होगा व्यापार वाणिज्य? क्योंकि अधिशेष है अब बहुत ज्यादा, तो उसको बेचेंगे खरीदेंगे तो व्यापार वाणिज्य शुरू हुआ। इसी समय हम देखेंगे मुद्रा का भी आविर्भाव हुआ। पहली बार भारत में मुद्रा इसी समय शुरू हुआ है। इससे पहले हमारे पास ऐसा मुद्रा के प्रचलन का कोई साक्ष्य नहीं। ऑल्दो हमें साहित्य में साक्ष्य मिलता है, उत्तर वैदिक साहित्य में निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद, ये पण, ये साहित्य में है मुद्रा का साक्ष्य। वास्तव में मुद्रा का आविर्भाव नहीं हुआ था। लेकिन इस काल में 600 ईसा पूर्व के आसपास महाजनपद काल में मुद्रा का आविर्भाव है ना। आहत मुद्रा, भारत में पहली बार जो मुद्रा प्रचलित हुई उसको आहत या पंचमाग्र मुद्रा कहते हैं, है ना। पंचमाग्र, आहत या पंचमाग्र, ये चांदी के सिक्के होते थे जिसमें अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रांकन होता था। इसमें ना राजा का नाम, ना तिथि, किसी भी प्रकार के लेख उत्कीर्ण नहीं होते थे। ठीक है, मुद्रा, चांदी के मुद्रा पहली बार भारत। तो इन दोनों ने, व्यापार वाणिज्य और मुद्रा ने इस समय व्यापार वाणिज्य को और ज्यादा, है ना। तो व्यापार वाणिज्य से इस समय हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगर, इस काल के महाजनपद काल के साहित्यों से हमें पता चलता है कि ये विभिन्न साहित्यों से 60 से भी ज्यादा बड़े नगर इस समय अस्तित्व में था। अर्थात इस समय यही समय है जिसको हम बोलते हैं द्वितीय नगरीकरण का काल। द्वितीय नगरीकरण, है ना, सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण का काल इसको कहते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन। पहला नगरीकरण हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में, और ये द्वितीय नगरीकरण का काल। तो इस समय द्वितीय नगरीकरण भी संभव हुआ क्योंकि व्यापार वाणिज्य बड़े स्तर पर, ठीक, और ये संभव हो पाया सिर्फ कृषि क्षेत्र में परिवर्तन से। तो इसी समय हम देखते हैं कि अधिशेष तो राजा और शक्तिशाली हुआ क्योंकि राजा को अब और ज्यादा कर मिलेगा, नियमित कर मिलेगा, ज्यादा हिस्से मिलेंगे। तो इससे राजा अब इसी समय पहली बार हम देखेंगे राजा स्थायी रूप से अब सेना रख सकता है। अब रखेगा, अब रखा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में सेना है राजा के पास, लेकिन वो स्थायी नहीं है। वो जब युद्ध होता था तब वो सेना रखते थे, फिर युद्ध समाप्त, सेना समाप्त। लेकिन इस काल में राजा के पास इतना खजाने में पैसा आने लगा, कर के रूप में राजस्व प्राप्त होने लगा कि अब वो स्थायी सेना रखने लगा, स्थायी अधिकारियों की संख्या में वृद्धि, मतलब बिल्कुल आधुनिक प्रकार के राजतंत्र इस समय अस्तित्व में आया। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं महाजनपद, इन राज्यों को। तो इस समय हम देखते हैं 16 बड़े महाजनपद अस्तित्व में थे। और इन महाजनपदों में देखेंगे कि इनमें कुछ, अधिकतर महाजनपद में राजतंत्र प्रणाली था, अर्थात केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, और कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, अर्थात विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। तो इस समय दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था हम देखते हैं, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था भी और विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था भी, राजतंत्र भी और गणतंत्र भी, दोनों तरह की व्यवस्था हम देखते हैं। तो इस समय 16 बड़े महाजनपद, जिनकी जानकारी हमें 16 महाजनपद, अगंतुर निकाय, भगवती सूत्र,
इसके अलावा उस समय मतलब महाजनपद काल के बारे में अन्य जो जानकारी है वो हमें साहित्यों से, मृदभांडों से भी मिलती है। ठीक है, तो 16 महाजनपद। तो देखो 16 महाजनपद के बारे में जब हम देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि देखो ये चीजें हमें याद रखना भी है कि ये कहाँ थे, उनकी राजधानी कौन सी थी, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसको याद रखने का सबसे सरल तरीका ये है ना, जैसे कि लोग ट्रिक्स बनाते हैं, तो ट्रिक्स वो यूजफुल नहीं होता है। ट्रिक्स अगर परीक्षार्थी, एग्जामिनर मतलब कैंडिडेट खुद बनाता है तो शायद वो याद रह सकता है, लेकिन दूसरे का ट्रिक्स आप अगर कॉपी करते हो तो वो ट्रिक्स आप एग्जाम में उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि वो फिर गड़बड़ हो जाती, मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हमें कैसे याद रखना है, तो महाजनपद से संबंधित अगर याद रखना हो तो उसका लोकेशन, वो किस क्षेत्र में है, अगर हम लोकेशन के हिसाब से, अगर हम क्षेत्रवार याद रखने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें याद रहेगा। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि क्षेत्र के हिसाब से बताने का, ताकि आपको याद रहे मैप में, है ना, मानचित्र में, कि कौन से इस समय जो भारत था उसमें किस क्षेत्र में कौन से महाजनपद थे, है ना। तो देखो अधिकतर महाजनपद आपको पता है कहाँ होंगे, नदियों के आसपास होंगे, क्योंकि नदियों के आसपास ही उपजाऊ भूमि कृषि क्षेत्र पर अधिकार, जिस राज्य का जितना कृषि भूमि वह राज्य उतना ही शक्तिशाली, क्योंकि उन राज्यों को उतना ही राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय राजस्व का मूल स्रोत कृषि ही था। ठीक, तो अधिकतर राज्य महाजनपद जो है वो हम देखते हैं कि कहाँ है, नदियों के किनारे। तो हमें नदियों के बारे में, नदी के आधार पर हम इन क्षेत्रों में, इन महाजनपदों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 16 महाजनपद है ना, इनको हम लोग देखते हैं 16 महाजनपद। ठीक, तो सबसे पहले देखिए नदी, पहले नदी जान लें कि नदी, है ना। देखो गंगा नदी, गंगा नदी का बहाव किस तरह का है, इस तरह से ये है गंगा नदी। ठीक है, और ये मान लो कौन सी नदी है, ये गंगा, ये गंगा नदी है। तो ये कौन सी नदी हो गई, नहीं, गंगा में कौन सी बड़ी नदी मिलती है, यमुना नदी। कहाँ मिलती है गंगा, यमुना गंगा में कहाँ मिलती है, हम सब जानते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद संगम, तो यहाँ मिलती है। तो ये इलाहाबाद है, लगभग भारत का मुख्य भूभाग, सेंटर, और है ना, ये गंगा और ये यमुना। ठीक है, मान लो इसको। एक नदी है इधर नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी। और एक नदी है गोदावरी, गोदावरी नासिक के आसपास से निकलती है और ये पूर्वी तट पर अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ये 4 नदियों को हमें ध्यान रखना चाहिए मुख्य रूप से। इन्हीं 4 नदियों के आसपास अधिकतर महाजनपद अस्तित्व में आया था, अधिकतर महाजनपद। ठीक, तो उन महाजनपदों को हम लोग देखते हैं। अगर इस तरह से हमें दिमाग में हम फिट कर लेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे कौन से महाजनपद कहाँ था, उसकी राजधानियां कौन सी थी। अधिकतर महाजनपद, है ना, जैसे देखेंगे ये संगम इलाहाबाद, यहाँ कौन सा महाजनपद है, तो यहाँ है वत्स महाजनपद, वत्स महाजनपद। इससे आगे जाएंगे हम तो यहाँ आएगा कौशल महाजनपद, कौशल। फिर इससे ऊपर जाएंगे हम पांचाल महाजनपद, पांचाल महाजनपद, और सबसे ऊपर में आएगा कुरु महाजनपद। इधर वत्स के ऊपर, है ना, इलाहाबाद, वत्स, इसके ऊपर देखेंगे यहाँ मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद। इधर नेपाल बिहार के आसपास वज्जी महाजनपद, वज्जी महाजनपद। इधर काशी महाजनपद, बनारस, है ना, काशी महाजनपद। इधर मगध महाजनपद, इधर अंग महाजनपद। ठीक है, ये अधिकतर गंगा यमुना द्वार। नीचे चले जाएं थोड़े से, यमुना के नीचे, है ना, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद, चेदी क्षेत्र। इधर है ना, यूपी और राजस्थान वाले क्षेत्र में सुरसैन महाजनपद, सुरसैन। फिर इधर राजस्थान वाले क्षेत्र में मत्स्य महाजनपद। इधर नर्मदा नदी के तट पर अवंती महाजनपद, अवंती। और सबसे दक्षिण में असमक महाजनपद,
अस्मक महाजनपद। आज के भारत के बाहर भी 2 महाजनपद था। कौन कौन से? तो आज के है ना उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, मतलब आज के पाकिस्तान क्षेत्र में गांधार महाजनपद, गांधार, और आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में देखें तो कंबोज महाजनपद। तो ये 16 महाजनपद, अधिकतर महाजनपद नदियों के किनारे हैं। 2 महाजनपद नदियों के किनारे नहीं है, उधर पाकिस्तान में है। एक तो गंधार में, पाकिस्तान गंधार, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर ये कंबोज महाजनपद। तो ये 16 महाजनपद हैं। अब इनकी राजधानियां देख लें। वज्जी महाजनपद, वज्जी, देखो वज्जी 8 गणों का संघ था, मतलब यहां गणतंत्र व्यवस्था थी, और इस गणतंत्र की राजधानी थी वैशाली। मल्ल, मल्ल भी एक गणतंत्र व्यवस्था थी, मल्ल। इसकी भी 2 राजधानियां थी, पावा, पावा और कुशीनारा या कुशीनगर। पावा है ना, मल्ल की 2 राजधानी है, पावा और कुशीनारा। पावा ये जैन धर्म के लिए का बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। क्यों? क्योंकि इसी पावा में महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग किया था, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की थी। और कुशीनारा, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण अर्थात शरीर का त्याग किया था। जैसे कि आप जानते हैं, बौद्ध धर्म एकमात्र धर्म है जो यह कहता है कि शरीर के रहते हुए अर्थात जीवन काल में ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होते ही अर्थात निर्वाण को जब प्राप्त किया था तो उनको मोक्ष मिल गया था, और शरीर को जब त्याग किया था तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, है ना। तो महात्मा बुद्ध ने कुशीनारा में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की, ठीक है। और महावीर स्वामी ने पावा मल्ल की राजधानी, हस्तिपाल राजा थे, उसी के दरबार में, है ना, महावीर स्वामी आए थे और वहां उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया, पावा, ठीक है। वज्जी, मैंने बताया वज्जी 8 गणों का संघ था, ठीक है। इन 8 गणों को भी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे अभी, ठीक। तो वज्जी की राजधानी वैशाली। मगध, मगध महाजनपद, इसकी राजधानी, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज, गिरिव्रज। मगध आज का बिहार, पटना के आसपास का क्षेत्र मगध। मगध की राजधानी गिरिव्रज, जिसको आज हम राजगृह कहते हैं, गिरिव्रज या राजगृह, मगध की राजधानी, आरंभिक राजधानी। महाजनपद काल में मगध की राजधानी गिरिव्रज, फिर बाद में इसकी द्वितीय राजधानी बनी वैशाली, फिर बाद में तृतीय राजधानी बना जब मगध साम्राज्य बन गया तो पाटलिपुत्र, ठीक है। तो गिरिव्रज, ठीक। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसी जनपद में कई राजवंशों ने शासन किया, हर्यक वंश, है ना, शिशुनाग वंश, नंद वंश। नंद वंश के समय में मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया, और इतना शक्तिशाली बन गया कि वो साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। मतलब मगध ने आसपास के सारे महाजनपदों को अपने अंदर शामिल कर लिया, और मगध साम्राज्य, तो भारत का पहला जो साम्राज्य बना था वो मगध साम्राज्य। तो मगध में ही वह क्षमता थी जो सारे अन्य महाजनपदों को अपने में विलय कर लिया। तो मगध महाजनपद से साम्राज्य कैसे बना वो हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है। मगध महाजनपद काल में मगध का प्रसिद्ध शासक बिंबिसार बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे, महात्मा बुद्ध के समकालीन, महात्मा बुद्ध के मित्र भी, और महात्मा बुद्ध से इन्होंने दीक्षा भी लिया था। बिंबिसार बहुत ही शक्तिशाली राजा। बिंबिसार के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु, जिसे पितृहंता कहते हैं, अजातशत्रु के समय ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। अजातशत्रु ने ही वज्जी गणतंत्र को समाप्त कर दिया और वहां भी राजतंत्र स्थापित कर दिया। तो जो प्राचीन गणतंत्र व्यवस्था थी उसको समाप्त करने वाला शासक था अजातशत्रु। मगध के बाद दूसरा महाजनपद जो पूर्वी क्षेत्र में था वो अंग महाजनपद। अंग महाजनपद भी आज का बिहार क्षेत्र में अवस्थित था। बिहार के आज का भागलपुर वाला क्षेत्र हम कह सकते हैं। इसकी राजधानी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। आज भी जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो आज भी इस क्षेत्र को चंपापुरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ भी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ भी जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर हैं, जैन धर्म वाले जाते हैं चंपापुरी। तो चंपापुरी इस समय चंपा, है ना, चंपापुरी आज भी, देखो आज भी ये प्रसिद्ध है ना, चंपापुरी के नाम से, ठीक। तो अंग की राजधानी थी चंपा मूलतः मालिनी नदी, है ना, गंगा की एक सहायक नदी थी, मालिनी नदी के तट पर था। मालिनी नदी के तट पर चंपा शहर था। तो चंपा अंग की राजधानी। इसी अंग का शासक था ब्रह्मदत्त, जिसे मगध के शासक बिंबिसार ने युद्ध में परास्त कर दिया और अंग को जीत लिया था। तो मगध ने अंग को अपने में शामिल कर लिया।
चंपा व्यापार वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था महाजनपद काल में। तो चंपापुरी है ना, अंग की राजधानी। काशी महाजनपद, आज का उत्तर प्रदेश, पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बनारस के आसपास काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। देखो, उत्तर वैदिक काल में हमने देखा काशी एक जनपद भी था, और वैदिक काल के बाद, उत्तर वैदिक काल के पश्चात महाजनपद काल में काशी एक महाजनपद भी बना। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये दो नदियों के बीच, वरुणा और अस्सी, इन दो नदियों के बीच यह शहर अवस्थित था, इसलिए इसका नाम पड़ा है वाराणसी। उत्तर वैदिक काल में इसी उत्तर वैदिक काल में काशी जनपद का ही राजा था अश्वसेन, जिसका पुत्र पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बने थे। ठीक है। और महाजनपद काल में काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी, इस काशी महाजनपद को कौशल राज्य ने विजय कर लिया था। काशी को कौशल में विलय कर लिया। फिर बाद में कौशल की जो राजकुमारी थी कौशला देवी, जो प्रसेनजीत की बहन थी, कौशला देवी का विवाह मगध के राजा बिंबिसार के साथ हुआ। तो प्रसेनजीत ने काशी मगध के राजा बिंबिसार को दहेज में दे दिया था। और कहते हैं कि मगध के राजा बिंबिसार को इस काशी क्षेत्र से काफी सारे राजस्व प्राप्त होता था। इसकी जानकारी सुक्तिमती, चेदी की राजधानी सुक्तिमती। इसी चेदी महाजनपद के राजा थे कौन? शिशुपाल, जिसका वध किसने किया था? महाभारत में उल्लेख है नहीं, कृष्ण ने शिशुपाल वध किया था। तो शिशुपाल मूल रूप से चेदी महाजनपद के, चेदी इस जगह है, चेदी महाजनपद के राजा थे शिशुपाल का वध हुआ था। नहीं, कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। तो शिशुपाल कहां का राजा था? चेदी महाजनपद का। ठीक है। अस्मक दक्षिणतम महाजनपद था, इससे नीचे कोई भी महाजनपद नहीं था। अस्मक मूलतः गोदावरी नदी के किनारे, यह आज का महाराष्ट्र और कुछ आज का तेलंगाना वाला हिस्सा में यह अवस्थित था। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतना और पोतन है ना, पोतना या पोतन माना जाता है। यह दक्षिणतम राजधानी। कहते हैं अस्मक के बारे में कि यह महाजनपद इक्ष्वाकुओं के वंशज ने, इक्ष्वाकु वंश बहुत प्रसिद्ध है, इन्हीं के वंशज ने अस्मक महाजनपद की स्थापना किया था, यही राजतंत्र की स्थापना किया था। यहां भी इसने इक्ष्वाकु के वंशजों ने अस्मक में राजतंत्र की स्थापना। ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि इक्ष्वाकुओं ने कौन से महाजनपद की स्थापना की? अस्मक महाजनपद दक्षिणतम महाजनपद, जिसकी राजधानी पोतना या पोतन है। अब अवंती महाजनपद ये बिल्कुल पश्चिम में, भारत के पश्चिम में महाजनपद है ना, जो पश्चिम क्षेत्र में सर्वाधिक पश्चिम में। इनकी दो राजधानी है, उज्जैन और महिष्मती। ये अवंती की दो राजधानी। अवंती की दो राजधानी कौन कौन से? उज्जैन और महिष्मती। उज्जैन आज का उज्जैन, और महिष्मती भी एक राजधानी थी। अवंती की दो राजधानियां थी। अवंती भी एक शक्तिशाली महाजनपद था, मगध के समान ये भी एक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध के समान इनकी भी भौगोलिक दशा एक शक्तिशाली राज्य बनने, एक साम्राज्य बनने की क्षमता रखता था, इनकी जो भौगोलिक दशा थी। परंतु यह महाजनपद साम्राज्य में परिवर्तित नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ शक्तिशाली राजा नहीं हुए। जिस तरह के मगध में एक के बाद एक शक्तिशाली शासक हुए, जिन्होंने मगध महाजनपद को एक साम्राज्य बनाया। अवंती में ऐसा नहीं था। बाकी अन्य दशाएं मगध जैसा ही था अवंती का। ठीक है। यहाँ का प्रसिद्ध राजा, अवंती का प्रसिद्ध राजा चंद्रप्रद्योत बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। कहते हैं कि बिंबिसार, मगध का जो राजा था बिंबिसार, और अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत में बहुत अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध थे। एक बार ऐसा हुआ था कि चंद्रप्रद्योत बीमार पड़ गए थे, तो बिंबिसार ने, मगध के जो राजा था बिंबिसार, उसने अपने राजवैद्य जीवक को चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। आप समझ सकते हो कि किस तरह का मित्रता था इनका। जीवक इस काल के प्रसिद्ध वैद्य था, चिकित्सक था। चंद्रप्रद्योत महात्मा बुद्ध के समकालीन है। जब महात्मा बुद्ध सारे महाजनपदों में सारे राजाओं के दरबार में गया और सारे राजाओं ने इनसे दीक्षा लिया, तो चंद्रप्रद्योत ने भी इनको बुलाया था महात्मा बुद्ध को कि आप हमारे यहाँ भी आओ, हम भी आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। परंतु महात्मा बुद्ध अवंती आने में असमर्थता प्रकट किया था। तो इस समय महात्मा बुद्ध ने अपने प्रसिद्ध शिष्य महाकच्चायन को इनके दरबार में भेजा था, और महाकच्चायन से इन्होंने दीक्षा लिया था चंद्रप्रद्योत। तो चंद्रप्रद्योत अवंती के प्रसिद्ध राजा थे, है ना।
अवंती की दो राजधानियां उज्जैन और महिष्मति। मत्स्य महाजनपद, ये आज के भरतपुर, अलवर और जयपुर के आसपास मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद, मीन मछली से मत्स्य नाम पड़ा है। इस राज्य की राजधानी थी विराट। विराट मत्स्य महाजनपद। कहते हैं कि विराट नामक शासक ने विराट नगर की स्थापना किया और मत्स्य की राजधानी बनाया था। यही विराट में, विराट नगर जो आज अलवर में है, यहीं से भब्रू अशोक का, और सम्राट अशोक का भब्रू अभिलेख मिला है। भब्रू अभिलेख, यह अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है अशोक के जीवन से संबंधित, क्योंकि इसी एकमात्र यही अभिलेख है, भब्रू लघु शिलालेख, जिससे हमें यह पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्योंकि इस शिलालेख में, इस लघु शिलालेख में, भब्रू शिलालेख में अशोक बुद्ध, धम्म और संघ अर्थात बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पर आस्था प्रकट करता है। मतलब इसी से पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मत्स्य महाजनपद, तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान। सुरसेन, ये भी एक महाजनपद था। ये महाजनपद भरतपुर और मथुरा के आसपास, आज के भरतपुर और मथुरा मतलब राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सुरसेन, इसकी राजधानी, सुरसेन की राजधानी मथुरा, सुरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा वही यादव वंशी कृष्ण। कौशल, है ना, कौशल महाजनपद, इसकी दो राजधानियां हैं, श्रावस्ती, श्रावस्ती, और दूसरी राजधानी है साकेत। साकेत, जिसे आज अयोध्या भी कहते हैं। अयोध्या, साकेत वही आज अयोध्या है, जो फैजाबाद जिले में, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, साकेत अयोध्या। श्रावस्ती, जिसे आज ये सहेत और महित क्षेत्र है, सहेत महित क्षेत्र, श्रावस्ती को सहेत महित कहते हैं। श्रावस्ती कौशल की राजधानी, श्रावस्ती। श्रावस्ती बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है। महात्मा बुद्ध ने जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया 35वें वर्ष में, उसके बाद लगभग 45 वर्ष तक, अपने जीवन के 45 वर्ष तक उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने उपदेश, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो सर्वाधिक प्रचार, सर्वाधिक समय तक प्रचार उन्होंने श्रावस्ती में ही किया है। श्रावस्ती के सेहत नामक स्थान, यही एक श्रेष्ठी था घोषित, उसने घोषित राम विहार बनाया था, उसी घोषित राम विहार में ही, है ना, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। तो ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थल में दिया, तो श्रावस्ती, श्रावस्ती का सहेत, है ना, श्रावस्ती आज, है ना, सहेत और महित नामक स्थान में अवस्थित, है ना, आज का सहेत महित। तो सहेत, ऐसा ही प्रश्न आया कि श्रावस्ती का वर्तमान नाम क्या है, सहेत और महित। यही महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक ज्ञान दिया था। कौशल, कौशल भी एक अवंती और मगध के समान, कौशल भी एक शक्तिशाली महाजनपद हुआ था महाजनपद काल में। इस महाजनपद, कौशल महाजनपद के प्रसिद्ध राजा थे प्रसेनजित, 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 कौशल महाजनपद के बहुत ही शक्तिशाली राजा प्रसेनजित। प्रसेनजित और मगध के राजा बिंबिसार के बीच बहुत ही अच्छे संबंध थे, वैवाहिक संबंध था। प्रसेनजित ने अपनी बहन कौशला, कौशला देवी का विवाह मगध के राजा बिंबिसार के साथ किया था, और इस विवाह के फलस्वरूप कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी प्रांत दहेज में बिंबिसार को दिया था। कौशल और वज्जी गणतंत्र में अच्छे संबंध नहीं थे। क्यों? तो कौशल के राजा प्रसेनजित ने वज्जी के यहाँ अपना वैवाहिक प्रस्ताव भेजा था कि मैं आपकी राजकुमारी से विवाह करना चाहता, परंतु वज्जी वाले राजतंत्र में, राजतंत्र वालों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं रखना चाहते। तो इस समय प्रसेनजित की बात को वो नकार भी नहीं सकता था वज्जी वाले। तो इस समय वज्जी के राजा ने क्या किया, एक दासी पुत्र वासव खतीय, वासव खतीय को, है ना, वासव खतीय को राजकुमारी बनाकर प्रसेनजित के सामने प्रस्तुत कर दिया और प्रसेनजित से विवाह हो गया। प्रसेनजित को तो अपने जीवन काल में यह षड्यंत्र पता ही नहीं चला, लेकिन जब प्रसेनजित का पुत्र विदुडाब कौशल का राजा बना, तो विदुडाब को जब यह षड्यंत्र पता चला कि मेरी माता एक दासी पुत्री है और वज्जी वालों ने मेरे पिताजी के साथ षड्यंत्र किया था, तो इस समय विदुडाब ने वज्जी पर आक्रमण किया था और वज्जी संघ को परास्त कर दिया था। ठीक है, तो कौशल महाजनपद, जिनकी दो राजधानी श्रावस्ती और साकेत, साकेत अयोध्या, साकेत को ही अयोध्या बोल। पांचाल महाजनपद, पांचाल महाजनपद, इसकी भी दो राजधानियां हैं पांचाल महाजनपद की। पहला अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर, और दूसरा है काम्पिल्य, काम्पिल्य, ये पांचाल की राजधानी। पांचाल उत्तर वैदिक काल में एक जनपद था और वैदिक काल के पश्चात महाजनपद काल में एक महाजनपद बना पांचाल। यहाँ के राजा बहुत ही दार्शनिक थे, जन्मेजय, है ना, श्वेत केतु,
तो पांचाल, पांचाल अहिच्छत्रपुर और काम्पिल, इनकी दो राजधानियां हैं। अहिच्छत्रपुर आज का बरेली और काम्पिल आज का कान्यकुब्ज या कन्नौज जिसको कहते हैं, है ना, पांचाल महाजनपद, उत्तर प्रदेश। ठीक, पांचाल। नेक्स्ट है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, वही महाभारत वाले कुरु, है ना, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद दिल्ली के आसपास, दिल्ली के आसपास, ठीक है, यमुना नदी। कुरु महाजनपद जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का ही प्राचीन नाम है। आज भी दिल्ली में देखेंगे इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, तो इससे हमें याद रहेगा। तो कुरु महाजनपद कहते हैं कि जब, है ना, कुरु महाजनपद की एक राजधानी थी इससे पहले हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर जब बाढ़ में डूब गया, हस्तिनापुर का ही राजा था, अंतिम राजा जिसने हस्तिनापुर से शासन किया था, नीचक्षु, नीचक्षु, है ना, नीचक्षु, नीचक्षु। इसने वहां से निकलकर वो वत्स, है ना, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में आए और यहां वत्स राज्य की स्थापना कर दिया, वत्स महाजनपद। तो कौरवों के ही वंशज था नीचक्षु जिसने वत्स महाजनपद की स्थापना की। वत्स महाजनपद की राजधानी मैंने बताया काशी, सॉरी वत्स महाजनपद की राजधानी, सॉरी नहीं, वत्स, काशी तो एक महाजनपद था। वत्स महाजनपद की राजधानी कोसांबी, कोसांबी, आज इलाहाबाद में है ये कोसांबी, इलाहाबाद क्षेत्र। वत्स महाजनपद की राजधानी कोसांबी। देखो वत्स महाजनपद, है ना, वत्स महाजनपद के प्रसिद्ध राजा हुआ था उदयन। उदयन यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, उदयन बहुत प्रसिद्ध राजा। उदयन का प्रेम संबंध था किससे? वासव दत्ता, वासव दत्ता। वासव दत्ता मूलतः राजकुमारी है, कहां की? अवंती की राजकुमारी, और चंद्र प्रद्योत की पुत्री थी ये वासव दत्ता। इन दोनों की प्रेम कहानी प्राचीन साहित्यों में बहुत ही प्रसिद्ध है और इन दोनों की प्रेम कहानी पर कई प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना हुई है, जैसे स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा योगंधारायण, प्रतिज्ञा योगंधारायण। इन दोनों के रचनाकार हैं भास, भास ने ये पुस्तक लिखी। इन दोनों पुस्तकों के रचयिता कौन है? भास, है ना। स्वप्न वासव दत्तम, प्रतिज्ञा, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है प्राचीन काल की, बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत भी है, ऐतिहासिक स्रोत, है ना। इन दोनों में क्या है उल्लेख? उदयन और वासव दत्ता। मूल रूप से जो इन दोनों साहित्य के कैरेक्टर हैं वो उदयन है और वासव दत्ता है। इन दोनों की प्रेम कहानी, लेकिन इससे हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा इन दोनों की प्रेम कहानी का उल्लेख, है ना, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, है ना, और रत्नावली, रत्नावली में भी मिलता है। प्रियदर्शिका और रत्नावली, इसके लेखक कौन है? राजा हर्ष, हर्षवर्धन, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है। प्रियदर्शिका और रत्नावली, इन दोनों पुस्तकों में भी जो मुख्य पात्र हैं वो यही है, उदयन और वासव दत्ता। इसके अलावा कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, है ना, कथा सरित सागर, जिसके लेखक हैं सोमदेव, यह भी बहुत प्रसिद्ध साहित्य है प्राचीन काल का। इसमें भी उदयन और वासव दत्ता ही मुख्य कैरेक्टर है। इसके अलावा एक और पुस्तक है वृहत, वृहत कथा मंजरी, वृहत कथा मंजरी, जिसके लेखक हैं क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र। इसमें भी, ना, वृहत कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र, इसमें भी उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी के बारे में उल्लेख। तो देखो ये कितने बड़े नायक और नायिका थी प्राचीन काल की, जिसके बारे में उल्लेख प्राचीन काल के विभिन्न समयों में, है ना। भास उदयन के समय के थे, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन सोचो कब का, बहुत बाद का, प्राचीन काल के अंतिम समय का, है ना। सोमदेव, ये भी राजपूत काल में लिखा गया है। वृहत कथा मंजरी, ये भी पूर्व मध्य काल की ये रचनाकार है। तो विभिन्न कालों में इन दोनों के, इन दोनों पर, है ना, साहित्य लिखा गया है। तो मतलब एक तरह से रोमांटिक हीरो थे ये, रोमांटिक राजा थे हम कह सकते हैं वो उदयन, है ना। बहुत ही रोमांटिसिज्म होगा तभी तो इतने सारे साहित्य इन दोनों कैरेक्टर पर लिखा गया है। ठीक, तो वत्स के राजा थे उदयन। वत्स कहाँ है? ये रहा इलाहाबाद के आसपास, गंगा और यमुना के मिलन केंद्र, जिसकी राजधानी कौशाम्बी। और क्या बच गया? तो दो और महाजनपद बच गए, कंबोज और गंधार, जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। कंबोज बिल्कुल सबसे नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में, है ना, कंबोज। इस काल के साहित्य में कंबोज, है ना, चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी कंबोज, है ना, को, इसकी राजधानी पहले देख लेते हैं। इसकी राजधानी है, कंबोज की राजधानी, कंबोज की राजधानी आटक, आटक या राजपुर घाट भी मिलता है, राजपुर घाट, है ना, कंबोज की राजधानी आटक या राजपुर घाट, है ना, कंबोज की राजधानी।
कंबोज को वार्ता शस्त्र, कंबोज के लोगों को कहा है वार्ता शस्त्रोपजीवी, वार्ता शस्त्रोपजीवी, अर्थात ये लोग कृषि, व्यापार और पशुपालन से अपना आजीविका का निर्वहन करते थे, इसलिए इनके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है वार्ता शस्त्रोपजीवी, कंबोज राज्य के लिए, महाजनपद के लिए। और अंतिम महाजनपद गांधार, गांधार महाजनपद, इनकी राजधानी थी, बहुत ही प्रसिद्ध नगर है, बहुत प्रसिद्ध नगर है, शायद इन सभी नगरों में सबसे प्रसिद्ध नगर है गांधार की राजधानी। कौन सा वो नगर है, तो इसको अलग पेज में देख लेते हैं। तो गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी है, तक्षशिला, 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 गांधार महाजनपद, तक्षशिला। कहते हैं कि इस तक्षशिला शहर, तक्षशिला नगर की स्थापना राजा तक्ष ने किया था, राजा था एक, राजा तक्ष। अब ये तक्ष राजा कौन है, तो इस तक्ष का उल्लेख रामायण में मिलता है, रामायण, रामायण में भरत, जो राम का भाई था भरत, इसी भरत का पुत्र है तक्ष, है ना। तक्ष कौन है, भरत का पुत्र, तक्ष, तक्ष भरत का पुत्र, जिसने तक्षशिला, इसी के नाम पर तक्षशिला पढ़ा है। देखो कैसे याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा। तक्षशिला, तक्षशिला किसने बसाया, राजा तक्ष ने। तक्ष कौन है, भरत का पुत्र है। भरत कौन है, रामायण का भरत। तक्षशिला विश्व का, भारत का ही नहीं, विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, प्राचीनतम विश्वविद्यालय, प्राचीनतम विश्वविद्यालय, ठीक है, तक्षशिला, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तक्षशिला। यहां सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा से लेकर, है ना, अस्त्र शस्त्र, सभी तरह की शिक्षा यहां दी जाती है। यही से शिक्षा प्राप्त बहुत बड़े बड़े विद्वान और योद्धा हुए हैं, है ना, जैसे जीवक, जो मैंने अभी बताया, बिंबिसार के दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक, यहीं से शिक्षा प्राप्त किया था, है ना। कौटिल्य, है ना, चाणक्य जिसको बोलते हैं, कौटिल्य, यहीं से शिक्षा प्राप्त किया था और यहीं शिक्षक थे, जबकि थे ये मगध के निवासी, पाटलिपुत्र के निवासी थे, है ना, और तक्षशिला में शिक्षक का काम किया, ठीक। इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को इसकी, है ना, योग्यता को देखकर, जबकि ये था शूद्र कुल का, तक्षशिला में केवल द्विज को ही प्रवेश किया जाता था। द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। लेकिन कौटिल्य इस बालक से, इस बालक की योग्यता से इतना प्रभावित था कि वो इसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहते थे। इनको काफी संघर्ष करना पड़ा वहां की व्यवस्थापक से कि नहीं, ये तो शूद्र हैं, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, इनको हम कैसे देंगे प्रवेश। फिर कौटिल्य ने काफी प्रयास किया, बहुत जतन किया, तब जाकर चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला मिला और यहां से इन्होंने युद्ध, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लिया। और फिर कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंदों पर आक्रमण किया और नंदों को नाश किया। इसके अलावा विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा जानते हैं, विष्णु शर्मा बहुत बड़े लेखक हैं जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की है, पंचतंत्र, वो भी इसी विश्वविद्यालय के स्कॉलर थे, छात्र थे। वैनसांग, चीनी यात्री आए थे, वैनसांग, वो भी इसी विश्वविद्यालय में आकर सबसे पहले यही शिक्षा प्राप्त किया, फिर नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय में गए थे। तो तक्षशिला, है ना, बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, ठीक। लेकिन बाद में ये खंडहर बन गया। आधुनिक काल में हमें पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ इस तरह का विश्वविद्यालय था, ठीक। तो 1853 में, है ना, आधुनिक काल में एक बहुत बड़े पुरातत्वविद, जिसे भारतीय पुरातत्व की जनक कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, इसी ने, है ना, कनिंघम ने तक्षशिला को खोज निकाला था। जो साहित्यों में उल्लेख था तक्षशिला का, उस तक्षशिला के खंडहर को खोजा किसने, कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व के जनक। तो तक्षशिला, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो देखो हमने, है ना, देखा सारे महाजनपदों की राजधानी। अगर इस तरह से हम याद रखेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे किसी भी महाजनपद की राजधानियां, उनके राजाओं के बारे में, है ना। लगभग सभी महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में, इस काल के महाजनपद काल के राजाओं के बारे में भी हमने इस क्लास में देखा, ठीक। चंपा, आज इसको चंपापुरी कहते हैं, जो अंग की राजधानी थी। मगध, मगध की राजधानी गिरिव्रज, जो आज राजगृह है, राजगृह बहुत प्रसिद्ध है। राजगृह बौद्ध धर्म का भी पवित्र स्थल है, जैन धर्म का भी पवित्र स्थल है और हिंदू धर्म का भी पवित्र स्थल। मतलब जो महत्व विश्व स्तर पर यरूशलेम का है, वही महत्व भारत में गिरिव्रज का है, राजगृह का है, ठीक। वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली। अब देखो ये वज्जी महाजनपद, है ना, वज्जी महाजनपद और मल्ल महाजनपद, ये दो महाजनपद ऐसे थे जहां गणतंत्र व्यवस्था थी महाजनपद काल में। बाकी सभी महाजनपदों में तो राजतंत्र व्यवस्था, ठीक। तो फिर गणतंत्र कैसे टिक सकता है, तो फाइनली वो गणतंत्र भी इन राजतंत्रों ने निगल दिया। और फिर
तो वज्जी महाजनपद को भी हम लोग देख लें। तो वज्जी महाजनपद देखेंगे तो ये वज्जी जो महाजनपद है ना, वज्जी महाजनपद, वज्जी एक संघ था, वज्जी संघ है ना, ये 8 गणों का संघ था, 8 गणों का संघ था, 8 गण थे, 8 गणों के संघ है ना। जैसे आज भारत क्या है ना, बहुत सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, वैसे ही वज्जी संघ 8 छोटे छोटे राज्यों का, गणों का संघ था। और यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, गणतंत्रात्मक मतलब शासन में प्रजा का भी भागीदारी थी, प्रजा मिलकर शासन करते थे, सभी मिलकर शासन करते थे। तो इन 8 गणों को देख ले। तो 8 गणों में सबसे प्रमुख है ना वज्जी गण है ना, इसकी राजधानी वैशाली बताया। तो वैशाली एक गण था है ना। वैशाली में कौन सा गण था? लिच्छवी गण। वैशाली में लिच्छवी गण, लिच्छवी गण बहुत ही प्रसिद्ध है। वैशाली के लिच्छवी गण बहुत प्रसिद्ध, वैशाली के लिच्छवी है ना गण, लिच्छवी है ना। वैशाली लिच्छवी गण के राजा थे चेतक, यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे चेतक। इसी की बहन थी चेलहना, चेलहना, जिसका विवाह किससे हुआ था? मगध के राजा बिंबिसार से। मगध के राजा बिंबिसार से भी इसका वैवाहिक संबंध। देखो बिंबिसार ने कई विवाह किया था और उन विवाहों से उनको बहुत राजनीतिक लाभ मिला था, जिससे बिंबिसार ने मगध को एक शक्तिशाली महाजनपद बनाया। तो एक तो कौशला देवी जो कौशल की राजकुमारी थी उससे विवाह, और दूसरा चेलहना, चेलहना वज्जी गणतंत्र, वज्जी मगध का ही पड़ोसी गण था, मगध का ही पड़ोसी महाजनपद था। और तो चेलहना से इनका विवाह हुआ था, इससे वज्जी और मगध में अच्छे संबंध हुआ, जिससे मगध के राजा बिंबिसार को अपने राज्य का विस्तार करने में काफी मदद मिली। तो चेतक की पुत्री चेलहना, जिसकी विवाह बिंबिसार से। चेतक की बहन थी त्रिशला, त्रिशला चेतक की बहन थी, जिसकी विवाह किससे हुई थी? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ और त्रिशला का ही पुत्र था कौन? वर्धमान महावीर है ना। तो महावीर की माता त्रिशला का संबंध वज्जी गणतंत्र है ना, वैशाली गण, लिच्छवी राजकुमार राजा के ना राजकुमारी थी त्रिशला, चेतक की बहन थी त्रिशला। तो मतलब महावीर स्वामी का ननिहाल है ना, यूं कह सकते हैं महावीर स्वामी का ननिहाल लिच्छवी था है ना, वैशाली। कहते हैं कि जब महावीर स्वामी ने देह त्याग किया था अर्थात मोक्ष प्राप्त किया था, तो उस समय लिच्छवी वालों ने दिवाली मनाया था, दिवाली उत्सव मनाया था, दिवाली उत्सव। महावीर स्वामी ने जब मोक्ष को प्राप्त किया तो लिच्छवी वालों ने दिवाली उत्सव मनाया था। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है ना, पूछा जाएगा कि महावीर का ननिहाल महावीर त्रिशला कहां से थी, किसने दिवाली उत्सव मनाया था, कौन से गण ने दिवाली उत्सव मनाया था महावीर स्वामी के मोक्ष के अवसर? तो लिच्छवी गण। तो वज्जी संघ का महत्वपूर्ण शक्तिशाली गण था लिच्छवी गण वैशाली में। ठीक है। दूसरा कपिल वस्तु, कपिल वस्तु में कौन सा गण था? शाक्य गण, शाक्य गण। शाक्य गण से ही संबंध रखते हैं महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ। शाक्य गण के ही राजा थे सुद्योधन, इसी गण के राजा थे सुद्योधन है ना, सुद्योधन, सुद्योधन जिसका पुत्र था सिद्धार्थ, और यही सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बने। महात्मा बुद्ध। कपिल वस्तु शाक्य गण, कपिल वस्तु में शाक्य गण है ना। रामग्राम, रामग्राम में भी एक गण था, कौन सा गण? कोलीय गण, कोलीय गण। रामग्राम में कोलीय गण, कोलीय गण है ना, रामग्राम। कहते हैं कपिल वस्तु और रामग्राम दोनों पड़ोसी गण थे, और दोनों में सीमा को लेकर है ना, दोनों के बीच रोहिणी नामक नदी सीमा बनाती थी। रोहिणी नदी दोनों राज्यों के, दोनों गणों के बीच सीमा बनाती थी, और कहते हैं कि इसी सीमा को लेकर दोनों गणों में विवाद था, झगड़े होते थे। और इस झगड़े को, इस विवाद को समाप्त किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध ने। जब महात्मा बुद्ध बन गए, जब ज्ञान का प्रकाश आ गया, तब इन्होंने इस विवाद को समाप्त कर दिया था। ठीक है। तो रामग्राम और कपिल वस्तु में विवाद भी था है ना, रामग्राम कोलीय गण। ठीक है। कुंडग्राम, कुंडग्राम यहां कौन सा गण था? बहुत प्रसिद्ध गण ज्ञात्रिक गण, ज्ञात्रिक गण, ज्ञात्रिक गण यहीं के थे राजा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ यहीं के थे राजा, और इन्हीं का पुत्र था वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर। ठीक है। तो वर्धमान महावीर की माता कौन से गण थी? गण से थी, लिच्छवी गण से है ना, और वर्धमान के पिता कुंडग्राम है ना, ज्ञात्रिक गण से। ठीक है। तो सिद्धार्थ के पुत्र थे वर्धमान महावीर।
है ना, महावीर ज्ञात्रिक गण से संबंध रखते थे। ठीक। इसके अलावा मिथिला, मिथिला में कौन सा गण है? विधेय गण, विधेय गण, है ना, विधेय गण। मिथिला यही है जनक, है ना, जनकपुरी, यहीं से थी रानी और राजकुमारी सीता जिसके विवाह राम से हुई थी, है ना, जनकपुरी। इसको लेकर काफी विवाद है नेपाल और भारत में। नेपाल के लोग दावा करते हैं कि ये नेपाल में है ना, विदेह जो है नेपाल में है, और बिहार के लोग दावा करते हैं कि नहीं बिहार में है ना। तो जनकपुरी, है ना, जानकी, तो मिथिला यहाँ यहीं के राजा थे, राजा जनक, जिनकी पुत्री थी सीता, है ना, सीता, सीता माता। तो मिथिला, मिथिला में क्षेत्र में विधेय गण था। ठीक है। फिर एक क्षेत्र है पिपली वन, पिपली वन, यहां कौन सा गण था? मौर्य गण, मौर्य गण, मौर्य। कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया, वो इसी गण से संबंध रखता था, मौर्य गण से, है ना। पिपली वन का मौर्य गण, ये भी वज्जी का ही एक गण था। ठीक है। इसके अलावा केसपुत, केसपुत के कलाम गण, कलाम गण, कलाम गण। ठीक, ये भी एक प्रसिद्ध यही का, है ना, बहुत बड़े ऋषि थे अलार कलाम, अलार कलाम, है ना, केसपुत के कलाम से ही थे। अलार कलाम कौन है? ये महात्मा बुद्ध के, है ना, बुद्ध के प्रथम गुरु, प्रथम गुरु भाई, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु, है ना। देखो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त से पहले उन्होंने 2 गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था। पहला गुरु थे अलार कलाम जिन्होंने सांख्य, है ना, सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था, और दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के 2 गुरु थे, उनमें से एक गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम का संबंध है केसपुत के कलाम गण से। इसके अलावा और भी थे सुसुमगिरी के मग, मग, है ना, अलकप, अलकप के बुली, ये सारे गण थे, है ना, अलकप के बुली। तो 8 जो वज्जी गण था, है ना, वज्जी गण, उसमें ये 8 गण थे, है ना, 8 गणों का ही ये संघ था। वैशाली लिच्छवी गण, कपिल वस्तु में शाक्य गण, रामग्रम में कोलिय गण, कुंडंग्राम में ज्ञात्रिक गण, मिथिला में विधेय गण, पिपली वन में मौर्य गण। ठीक है। केसपुत का कलाम गण, सुमगिरी के मग, अलकप के बुली। ठीक है। तो ये 8 गण थे जहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, है ना। हमें ये पता चलता है कि वैशाली, वैशाली जो गण था, है ना, जो शासक, है ना, यहाँ पता चलता है कि यहाँ शासक जो थे वो इतने लोग मिलकर, है ना, शासन करते थे। इतने लोग मिलकर 7707 जने मिलकर शासन कर रहे, मतलब सबकी भागीदारी होगी, इतने लोग होंगे एक गण में, इन सब की भागीदारी शासन। तो यहाँ वज्जी संघ में, है ना, गणतंत्र व्यवस्था थी, और मल्ल महाजनपद में भी गणतंत्र व्यवस्था थी। ठीक है। लेकिन इस गणतंत्र को महाजनपदों ने, जहाँ बड़े बड़े राजतंत्र थे, उन सब ने इसको, है ना, कुचल दिया, है ना, खासकर मगध और कौशल, है ना। मगध ने, महाजनपद ने, है ना, बिंबिसार को, बिंबिसार अजातशत्रु ने वज्जी को, और इधर मल्ल को कौशल महाजनपद ने समाप्त कर दिया। इन सारे महाजनपदों में एक ही महाजनपद था मगध, जो इन सारे महाजनपदों को क्रमशः धीरे धीरे विलय कर लिया, साम्राज्य का नींव रखा। ठीक है। तो इस तरह से महाजनपद काल हमने देखा।